Hello students, how are you doing? Today we will start new chapter wind, storm and cyclone. And let's start with the first topic wind. In your last chapter that was your weather, climate and adaptation. In that chapter you got to know how wind is produced and how wind affect the weather conditions and how these wind and weather components also affects the climate. Now we will discuss wind little above level, okay, because we are moving from wind to storm and then to cyclone and tornado, thunderstorm, different kind of phenomena which are caused due to the wind. So let's start. What is wind? So simply if we want to explain what is wind, so wind is air in motion. Simply we can say हवा क्या होती है, जब एयर किसी पर्टिकुलर जगह पर, हमने 6 क्लास तक पढ़ा है एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, जो कि हर जगह पर है ना, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस, और यही गैसेस जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं तो हम क्या कहते हैं, विंड इज़ ब्लोइंग. ठीक है. जनरली ये कैसा होता है, ये फ्लो यानी कि ये मोशन अगर पूछे तो कैसा होता है, इट इज़ हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ एयर, विंड ब्लो फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ठीक है. विंड जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं. तो इस प्रेशर के डिपेंडेंस को हम कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट. क्या कहते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट. अभी हम लोग पढ़ेंगे इस चीज़ को. तो जो विंड है, विंड को ब्लो करने की जो बात है, इट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स: प्रेशर ग्रेडियंट, कोरियोलिस इफेक्ट एंड फ्रिक्शन. स्पेशली दिस फ्रिक्शन इज सरफेस फ्रिक्शन. दिस फ्रिक्शन इज सरफेस फ्रिक्शन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेशर ग्रेडियंट. द फर्स्ट टॉपिक इज प्रेशर ग्रेडियंट. अब जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि अलग अलग जगहों पर जो प्रेशर होता है ये अलग अलग होता है. अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जैसा कि क्या लिखा है, प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. लेट मी टेक द पेन सो दैट आई कैन अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यूनिट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. मान लिया कि हमारे पास ये एक एरिया है, ठीक है, और ये एरिया जो है वो 10 मीटर का है, 1 से लेकर 10 मीटर का एरिया है ये. ठीक है, ये डिस्टेंस मीटर में है. अब मान लेते हैं कि हमारा इस पॉइंट पर जो प्रेशर है दैट इज़ 10 पास्कल. पास्कल इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर. इन क्लास 8 यू विल लर्न अबाउट द पास्कल. प्रेशर को हम पास्कल में नापते हैं. तो मान लिया कि इस जगह पर प्रेशर जो है वो ए पॉइंट पर प्रेशर कितना है, 10 पास्कल है. बी पॉइंट पे हमने प्रेशर मान लिया, यहाँ पर 8 पास्कल प्रेशर है. कितना प्रेशर है, 8 पास्कल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. ठीक है, ये बी पॉइंट है हमारा. ऐसे ही सी पॉइंट अगर हमने ले लिया, ये सी पॉइंट है, और यहाँ पर प्रेशर हमने मान लिया कितना है, एयर का 3 पास्कल है. ठीक है, और ये जो हमारा 10 पर पॉइंट लिया हुआ है हमने, यहाँ मान लिया हमारा प्रेशर कितना है, 1 पास्कल है. तो क्या होगा, प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यूनिट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गई. अब इस पर यूनिट एरिया में यहाँ पर कितना प्रेशर लग रहा है, 10 पास्कल का, यहाँ कितना लग रहा है, 8 पास्कल का, यहाँ 3 पास्कल का, और यहाँ पर 1 पास्कल का. तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो एयर है उसका प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर एयर है उसका प्रेशर थोड़ा कम है, यहाँ पर जो एयर के मॉलिक्यूल हैं उनका प्रेशर उससे भी कम है, और यहाँ पर का सबसे कम. तो इस तरीके से हम कहते हैं, जब भी किसी चीज़ को इस तरीके से आपने हाइट पर रखा, इस चीज़ को और डिटेल में समझते हैं. मान लिया बॉल ये यहाँ रखी हुई है, ये अपने आप ए पॉइंट से बी तक नहीं आएगी, कभी भी आएगी कभी. लेकिन क्या करो, अब आपने ये जो ए बी बनाया था और ये बॉल वापस, अब हमने क्या किया, इसका ये जो स्लोप है ये थोड़ा सा स्लोप बना दिया. अब बॉल को हम थोड़ा ऊंचाई पे रखते हैं, ए पॉइंट हमने थोड़ा ऊंचा बना दिया और बी पॉइंट नीचा, तो ये बॉल इधर मूव करेगी ना. तो ये जितनी ज़्यादा ए पॉइंट की ऊंचाई होगी
उतनी ही तेज़ी से ये बॉल नीचे आएगी। सभी को ये बात बिल्कुल क्लियर होगी ना। जैसे ही ये ऊंचाई हम बढ़ाते जाएंगे, ये ऊंचाई इतनी कर दें तो बॉल और तेज़ी से नीचे आएगी ना। तो क्या होगा, जो प्रेशर ग्रेडियंट यानी कि जो प्रेशर डिफरेंस पर यूनिट एरिया है, ये ना केवल ये बताएगा हमें कि एयर मूव करेगी प्रेशर डिफरेंस की वजह से, बल्कि ये भी बताएगा कि एयर किस डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, एयर किस डायरेक्शन में मूव करेगी, इस बात को समझते हैं कि किस डायरेक्शन में। ये बात को क्लियर हो गई। जैसे यहाँ प्रेशर डिफरेंस हो गया, इस वजह से क्या हुआ, यहाँ की एयर ये धीरे धीरे इधर बढ़ जाएगी। ये स्लोप बन गया ना एक एटमॉस्फेयर का, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा, यहाँ का प्रेशर कम, तो एटमॉस्फेयर में एक प्रेशर ग्रेडियंट, एक प्रेशर का स्लोप बन गया। इस स्लोप पर एटमॉस्फेयर के पार्टिकल नीचे मूव करेंगे। ठीक है, दिस इज नोन एज द विंड ब्लोइंग। इसे ही को हम क्या कहते हैं, विंड का ब्लो करना या एयर का फ्लो करना। सबको क्लियर है। जो ये पॉइंट लिखा है, इन विच डायरेक्शन विंड ब्लो, ये क्या बताता है कि विंड किस डायरेक्शन में ब्लो करेगी। ठीक है, कैसे बताता है ये पॉइंट। ठीक, देखो कैसे बताता है। मान लिया हमने कि ये हमारी अर्थ है, यहाँ पर ये हमारी अर्थ है, और अर्थ का ये पोल होते हैं ना, तो ये मान लिया ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, और इस पॉइंट से हम प्रेशर डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, तो देखो प्रेशर डिफरेंस चेक करने के लिए मान लिया कि पोल पर प्रेशर, सभी को पता है पोलर रीजन पे प्रेशर ज़्यादा होता है। तो यहाँ का प्रेशर मान लिया है 100 पास्कल का। ठीक है, अब 100 पास्कल और इक्वेटर पे प्रेशर कितना होता है, मान लिया 10 पास्कल। होता नहीं है, हमने केवल मान लिया। तो क्या होगा, जो एयर होगी वो पोलर रीजन से किधर चलेगी, पोलर रीजन से किधर की तरफ चलेगी, इक्वेटर की तरफ चलेगी ना, पोल से इक्वेटर की तरफ। तो इससे क्या हुआ, ये डिफाइन हुआ कि एयर की डायरेक्शन किधर होगी। दूसरा, जितना इनका डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही तेज़ी से हवा चलेगी ना। एट वॉट रेट द प्रेशर इंक्रीजेज द मोस्ट रैपिडली अराउंड द पर्टिकुलर लोकेशन। या इस लैंग्वेज को और थोड़ा सिंपल कर लें, अगर हम इसको मैं थोड़ा और सिंपल कर लेता हूँ। एट वॉट रेट द एयर विल फ्लो, यू कैन से इन एट वॉट रेट द एयर विल फ्लो। हमें ये भी पता चलेगा कि कितनी रेट से एयर फ्लो करती है। इस बात को समझते हैं कैसे, ये बात, इसका क्या मतलब हुआ, इसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ, इस बात को समझते हैं। अब जैसे हमने मान लिया कि जैसे अभी मैंने बताया था ना, अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस इतना है, ऐसे स्लोप पर हैं ये दो पॉइंट, तो ये बॉल ज़्यादा तेज़ी से नीचे आएगी, या इस कंडीशन में बॉल ज़्यादा तेज़ी से नीचे आएगी। तो बॉल को आप क्या मान लो, एयर। तो अगर ए पॉइंट का प्रेशर ज़्यादा है, बी पॉइंट का प्रेशर कम है, तो इस कंडीशन में तेज़ी से एयर नीचे आएगी। और जो पर्पल वाली कंडीशन है, इसमें थोड़ा धीमे से एयर का फ्लो होगा। यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट जितना ज़्यादा होगा, ग्रेडियंट क्या है, ये जो स्लोप बना है, दिस इज ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब स्लोप। ठीक है, इस ग्रेडियंट से जो स्लोप बनेगा वही एयर फ्लो किस डायरेक्शन में होगा और कितनी तेज़ होगा डिफाइन करता है ये प्रेशर ग्रेडियंट। सभी को ये पॉइंट क्लियर होगा। जो भी जितनी भी चीज़ें जो आपको मैंने डायग्राम बनाकर या कुछ समझाने के लिए लिखी हैं, प्लीज़ स्क्रीन को पॉज करें और स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप उसे ज़रूरत पड़ने पर समझ भी सकें। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ कोरियोलिस इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। आपने जब भी कभी मैरी गो राउंड वाला झूला झूला होगा, आपको याद है ना मैरी गो राउंड झूला कैसा होता है, इस तरीके से गोल झूला होता है, एक एक्सिस होती है उसकी, उस एक्सिस पे क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पर लोग खड़े रहते हैं चारों तरफ, और ये झूला गोल गोल घूमता है। तो अगर कोई यहाँ खड़ा होता है तो उसे क्या लगता है, बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है कि वो हमेशा बाहर की तरफ गिरेगा, और वो फोर्स उसे इस तरीके से भी लगेगा। मतलब कि आप ये समझो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उस पर जो चीज़ें रखी हुई हैं वो एक एंगल पर घूमेंगी, एक एंगल पर उन्हें फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, आप ये एक्सपेरिमेंटली करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ गोल गोल घूम रही है तो आपको जिस डायरेक्शन में वो घूम रही है उस डायरेक्शन में थोड़ा सा फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अब इसकी वजह से होता क्या है,
अब हमारी अर्थ को अगर ध्यान से देखो तो अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, हम सभी को पता है अर्थ अपनी एक्सिस पर टिल्ट है और वो उसी पे रोटेट करती है। अगर हम अपनी अर्थ को रोटेशन को समझने के लिए उसे सीधा कर लें नॉर्थ साउथ को, ये ऐसी अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन मान ली और अर्थ का रोटेशन ये दिया हुआ है। तो जब ये इस तरीके से घूमती है तो इस पे जो पोलर रीजन से हवाएं जो इक्वेटर पे आती हैं, जनरली इन्हें सीधा आ जाना चाहिए, लेकिन ये सीधी नहीं आती, बल्कि जब आप इसे अपनी ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो ये एयर्स जो होती हैं वो सीधे इक्वेटर पे ना आके बीच में अलग अलग हिस्सों पे मुड़ती हैं, फिर यहाँ की ठंडी हवाएं इधर आती हैं, ठीक है, इस तरीके से मूव होती हैं, तो ये बीच में मुड़ जाती हैं। तो जो इनकी बेंडिंग होती है ये किस वजह से होती है? अर्थ की रोटेशन की वजह से। और रोटेशन क्या कॉज करता है? कोरियोलिस इफेक्ट, ठीक है। कोरियोलिस का मतलब बेंडिंग ऑफ एयर करंट। कोरियोलिस इफेक्ट क्या होता है? बेंडिंग ऑफ एयर करंट। यानी आप अगर किसी भी डायरेक्शन में चलना चाहो किसी गोल गोल घूमती हुई चीज़ के ऊपर, तो आपको क्या होगा? सीधा रास्ता चलने में कठिनाई होगी, आपका रास्ता थोड़ा सा बेंड होता जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो है वो गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। तो ये जो बेंडिंग ऑफ एयर करंट है, बेंडिंग ऑफ करंट ऑफ एयर ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ इज नोन एज कोरियोलिस इफेक्ट। इसी वजह से जो एयर होती है वो मुड़कर बेंड, जैसे कि डायग्राम में भी आपको देखने को मिल रहा है ना, ये देखिए मुड़ गई, ये यहाँ से चली यहाँ मुड़ गई, जबकि इसे सीधा जाना चाहिए था ना। प्रेशर डिफरेंस तो क्या है? पोल पे मैंने बताया था 100 पास्कल का प्रेशर था, इक्वेटर पे 10 पास्कल का प्रेशर था, तो एयर को तो सर सीधा आ जाना चाहिए था ना यहाँ तक, लेकिन एयर सीधी नहीं आएगी क्योंकि अर्थ रुकी हुई नहीं है, अर्थ गोल गोल घूम रही है। तो जब अर्थ का जो भी रोटेशन है उस रोटेशन के हिसाब से अर्थ पे फोर्स लगेगा, तो ये जो सीधी जानी चाहिए थी रे आपकी, दूसरे कलर से बना लेते हैं, ये जो रोज सीधी जानी चाहिए थी ये ऐसे मुड़ जाती है इधर की तरफ, ठीक है। ऐसे ही इधर से जो सीधा जाना चाहिए था वो कैसे मुड़ जाती है? आपकी ऐसे इधर की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। तो ये कोरियोलिस इफेक्ट जो होता है ये बेंडिंग कॉज करता है। तो अगर डायरेक्शन की बात करें कि अर्थ के किस हेमीस्फीयर में एयर किस तरफ मुड़ती है, तो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में ये राइट डायरेक्शन में मुड़ जाती है, ठीक है, और साउदर्न हेमीस्फीयर में ये लेफ़्ट डायरेक्शन में मुड़ती है, ठीक है। क्योंकि आप अगर इधर से इधर चलोगे और इधर से इधर चलोगे तो आपका लेफ़्ट राइट बदल जाएगा ना। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट में, वैसे मुड़ तो वो सेम आदमी के एक ही हैंड में रही है, लेकिन अगर हम लोग एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएं तो मेरा लेफ़्ट आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके राइट के लिए इसका राइट इसका लेफ़्ट होगा ना, तो दोनों मुड़ते तो एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि अर्थ का रोटेशन तो एक ही तरफ है। लेकिन चूंकि ये एयर किधर से किधर आ रही है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, और ये नॉर्थ पोल से इक्वेटर, और ये साउथ पोल से इक्वेटर आ रही है, तो चूंकि इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है तो इनकी जो टर्निंग है वो भी एक दूसरे के अपोजिट आएगी, ठीक है। दिस इज नोन एज कोरियोलिस इफेक्ट। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन से भी बेटर वर्ड मैंने क्या कहा था? दिस इज सरफेस फ्रिक्शन। ये कैसा है? सरफेस फ्रिक्शन। सरफेस फ्रिक्शन। सरफेस फ्रिक्शन क्या होता है? जब भी एयर किसी सरफेस से होकर गुजरती है तो सरफेस की वजह से उसकी स्पीड धीमी हो जाती है। तो ये जो एरो आपको बता रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस से जितना दूर होगा उसकी लेयर की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। जैसे कि जो इसको छू के निकलेगी उसकी स्पीड धीमी होगी, जो इसको ये वाली लेयर की स्पीड थोड़ा ज़्यादा तेज़ होगी, ये इसकी स्पीड थोड़ा और ज़्यादा तेज़ होगी। तो जितनी दूर होती जाएगी सरफेस से उतना ही सरफेस का फ्रिक्शन कम होता चला जाता है। जो सरफेस का फ्रिक्शन होता है ये एयर की स्पीड को रोक देता है, धीमा कर देता है, ठीक है। एनी डाउट? अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा सबको, सरफेस फ्रिक्शन क्या होता है। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में जाता हूँ। वैसे तो ये टॉपिक अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी क्लास के लिए, लेकिन आपकी विंड को लेकर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप ये बातें समझ लेते हैं, ठीक है। अगर हम विंड की बात करें, वैसे आप सोशल स्टडी में भी इस बात को पढ़ने वाले हैं, लेकिन साइंस में भी आप इसे समझ सकते हैं। तो अगर हम विंड की बात करें तो विंड को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: लोकल विंड्स, प्रिवेलिंग विंड्स एंड पीरियोडिक विंड्स, ठीक है। लोकल विंड्स, प्रिवेलिंग विंड और पीरियोडिक विंड क्या है, इनको हम 1 बाय 1 अब समझते हैं, ठीक है। लोकल विंड्स, लोकल विंड्स का मतलब क्या होता है? विंड्स विच आर फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर एंड दीज ब्लो इन एनी डायरेक्शन। यानी कि जो विंड्स होती हैं ये हीटिंग कूलिंग कॉज करती हैं,
ठीक है। ये स्पेशली कह सकते हो कन्वेक्शन कॉज करने वाली जो एयर होती हैं, जैसे आपकी सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, ठीक है। कॉन्वेक्शन विंड्स भी कहते हैं इन्हें, लोकल विंड्स, कॉन्वेक्शन विंड्स, ठीक है। ये क्या होती हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में बहती हैं और एक डेफिनेट डायरेक्शन में बहती हैं ना, क्योंकि कोई भी एयर जब वो लंबा रास्ता तय करती है तो वो एक ही डायरेक्शन में नहीं बहती। तो अगर कोई विंड किसी लोकल एरिया में बह रही होगी तो डेफिनेटली एक ही डायरेक्शन में बहेगी वो। जब उसका रास्ता लंबा हो जाएगा तो वो अपने डायरेक्शन को घुमाएगी फिराएगी, ठीक है। और इन विंड्स की वजह से क्या होता है, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लोअर एयर, या आप लैंड रीजन की भी कूलिंग और हीटिंग की प्रोसेस इस फिनोमेना की या इस टाइप की विंड की वजह से मान सकते हैं। और इसका बहुत कॉमन एग्जांपल था आपका सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दी हुई है ना आपकी लोकल विंड्स। लोकल विंड को दो कैटेगरी में बांटा गया है, कैटाबेटिक विंड और कन्वेक्शन विंड। कैटाबेटिक विंड क्या होती है, माउंटेनियस रीजन पे चलती हैं। कैटाबेटिक विंड्स कैसी होती हैं, जो माउंटेनियस रीजन पे चलती हैं। जैसे कि क्या होता है, ये माउंटेन है और ये प्लेन है, ठीक है। ये प्लेन्स हैं और ये माउंटेन है या हिल है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, यहाँ लो प्रेशर होगा। तो एयर का हाई प्रेशर से, यानी ठंडी एयर का हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना, ये क्या ये कैसी विंड कहलाती हैं, कैटाबेटिक विंड्स। ये कहाँ होती हैं जनरली, देखिए जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, लोकल विंड्स होती हैं। लोकल विंड मतलब कि जहाँ माउंटेन होगा वहीं पे तो चल सकती है ऐसी विंड। ये कैसी होती हैं, माउंटेनियस रीजन में या हिली रीजन में पाई जाती हैं, ठीक है। और ये क्या करती हैं, हीट इज़ रैपिडली लॉस्ट बाय ग्राउंड रेडिएशन। जब भी ठंडी हवा नीचे ग्राउंड पे चलेगी तो जाहिर सी बात है वो ज़मीन की जो गर्मी है उसको रेडिएट कर देगी बाहर की तरफ, है ना। तो ये क्या करती हैं, ठंडक कॉज करती हैं मोस्टली जिस भी एरिया में चलती हैं। माउंटेनियस रीजन से आती हैं तो ठंडी हवाएं ही कहलाएंगी। सभी को क्लियर होगी। कैटाबेटिक विंड मतलब जो माउंटेनियस रीजन में चलती हैं, यानी माउंटेन, टॉप ऑफ द माउंटेन से प्लेन की तरफ आती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कैटाबेटिक विंड को समझें तो कैटाबेटिक विंड क्या हुई, माउंटेनियस रीजन में जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी कॉन्वेक्शन विंड, ये आपने सभी ने पढ़ी है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। इसके बारे में बहुत डिटेल से मुझे बताना नहीं पड़ेगा। सी ब्रीज क्या होती है, इस तरीके से अगर हम ब्रीज बनाएं और ये लैंड रीजन है और इधर साइड में ये क्या है, ये मान लिया हमने ओशियन है। तो दिन में क्या होता है, जब सनलाइट पड़ती है, ये सन बना लेते हैं, ये सनलाइट है मान लिया, इस तरीके से पड़ रही है सभी रीजन्स में। इस पे भी पड़ रही है और ग्राउंड पे भी पड़ रही है, लैंड रीजन पे भी पड़ रही है, ठीक है, दोनों जगह पड़ रही है। ये है हमारा लैंड रीजन और ये है सी। तो वाटर जो होता है वो देर में गर्म होता है और लैंड जल्दी गर्म हो जाती है। तो दिन में क्या होता है, लैंड जब जल्दी गर्म हो जाती है तो इसके आसपास की एयर जल्दी से वार्म होके ऊपर उठ जाती है, वार्म एयर। और सी जो होता है यहाँ पर कैसी होती है, कोल्ड एयर होती है। तो कोल्ड एयर जो होती है ये इस गर्म एयर की जगह लेने के लिए इधर मूव करती है, ठीक है। तो दिन में, डे टाइम में क्या होता है, जो कोल्ड एयर है वो कहाँ से, सी से लैंड की तरफ मूव करती है, तो इसे हम सी ब्रीज कहते हैं, ठीक है। ये दिन में चलती है सी से लैंड की तरफ। अब बात करते हैं रात की, ठीक है। अब उसी दिन रात की बात करें तो ये था हमारा लैंड रीजन और इधर थी हमारी सी, है ना, ये इधर सी था हमारा। अब क्या हुआ, रात में तो सन नहीं है, लेकिन हमें पता है कि दिन भर अर्थ खूब गर्म हो गई, अर्थ ने बहुत जल्दी से गर्मी गेन की। तो जब अर्थ ने गर्मी जल्दी से गेन की तो जाहिर सी बात है वो गर्मी का लॉस भी जल्दी कर देगी। इसके उलट जो पानी होता है वो देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है। तो रात में क्या होगा अब रात में पानी गर्म होगा, वाटर इज़ वार्म, वाटर के ऊपर की जो वार्म एयर होगी वो ऊपर उठ जाएगी और यहाँ पर कैसी एयर होगी, कूल एयर होगी, क्योंकि लैंड तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ की एयर ऊपर उठ जाएगी और इसकी जगह लेने के लिए ज़मीन से यानी लैंड के रीजन से एयर किधर चलेगी, वार्म सी की तरफ। तो इसे हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज कहते हैं ये लैंड ब्रीज हो जाती है हमारी। ज़रा दूसरा पेन कलर ले लेते हैं ताकि दिखाई दे। यही क्या कहलाती है, लैंड ब्रीज, लैंड ब्रीज कहलाती है, ठीक है, क्योंकि ये लैंड की तरफ चलती है। ये भी लोकल विंड है ना, जहाँ पर ये सी और कोस्टल रीजन होगा वहीं पे तो ये विंड चल सकती है। ऐसे ही जो कैटाबेटिक
थी, यानी कि जो माउंटेन से प्लेन की तरफ चले, ये भी तो लोकल जगह पे ही होगा ना, क्योंकि माउंटेन के पास के एरिया में ही तो जा सकती है कैटाबैटिक विंड। और ऐसे ही जो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज है वो सी के पास ही हो सकती है, उससे दूर नहीं जा सकती। तो दीज आर नोन एज योर लोकल विंड्स। ओके, नेक्स्ट मूव टू प्रिवेलिंग विंड। प्रिवेलिंग विंड का मतलब होता है ये विंड्स जो होती हैं ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करने वाली विंड्स होती हैं। इनकी डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, बस ऐसे ही याद रखें आप कि द विंड्स विच मूव winds that blow from same direction and most of it travel long distances। ये कैसी डिस्टेंसेस को फॉलो करती हैं? लॉन्ग डिस्टेंसेस को, ठीक है। दीज आर ऑल्सो नोन एज परमानेंट विंड्स या प्लानिटरी विंड्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इनका नाम क्या होता है? ट्रेड विंड्स जो होती हैं, एंटी ट्रेड विंड, पोलर विंड्स, ये आपको सोशल स्टडी में पढ़ने को मिलने वाली हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अगली होती हैं पीरियोडिक विंड्स। पीरियोडिक विंड्स का मतलब क्या होता है? जो सीजनल विंड्स होती हैं या मॉनसून विंड्स होती हैं उन्हें हम पीरियोडिक विंड्स कहते हैं, ठीक है। दे ब्लो फ्रॉम वाटर बॉडीज़ टू लैंड रीजन, ठीक है। ये वाटर बॉडी से लैंड रीजन की तरफ चलती हैं। तो ये हमारा विंड का टॉपिक था कि विंड कैसे प्रोड्यूस होती है, किस किस टाइप की विंड होती है, ठीक है। ये मैंने आज के टॉपिक में आपको बताया। आप इसे वीडियो को 1-2 बार देखिएगा। आपको जो टॉपिक ना समझ में आए अब वो मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप करके या कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली।